प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे किताब के, उसका पार्ट थर्ड हम करेंगे। तो देखिए, ये पार्ट थर्ड लास्ट रहेगा क्वेश्चन वाला। तो इसमें हम जो है कृति का जो किताब है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो कृति का किताब है इसमें से आपके बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 नंबर के, 5 नंबर के, इस तरह के जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं, जो मेजर क्वेश्चन, वो इसी किताब में से आपको आते हैं। तो देखिए, हमारा पहला पार्ट है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो देखिए, क्या करने लगे थे लोग? बाढ़ की खबर सुनकर जो लोग थे वो नीचे का सामान ऊपर रखने लगे थे। जरूरी चीज़ों जैसे ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी आदि का संग्रह करने लगे, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों का गुजारा चल सके। कुछ निचले इलाकों के लोग अपना सामान रिक्शा, टमटम, टेम्पो आदि में लाद कर अन्यत्र ले जा रहे थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका कारण क्या है? देखिए, लेखक ने अपने जीवन में बाढ़ के दृश्यों को कई बार देखा था और बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, लेकिन बाढ़ से स्वयं अब तक नहीं गिरा था। इसलिए लेखक पटना में आई बाढ़ की सही स्थिति जानने और उसका भयानक रूप देखने के लिए उत्सुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो देखिए, इसका क्या कारण है कि बाढ़ आने के कारण सामान्य दुकानों पर भी खरीद बिक्री बंद हो गई थी, परंतु बाढ़ का हाल जानने, उसका दृश्य देखने के लिए लोग घरों से निकलकर पान की दुकानों के आसपास एकत्र होने लगे। वहां पर वे पान रखने के साथ ही बाढ़ की भीषणता पर भी चर्चा भी करते। इस कारण पान की जो बिक्री थी वो अचानक बढ़ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो देखिए, उसने, जो लेखक था, उसने क्या किया था कि बाढ़ का पानी अपने इलाके में घुसाने की संभावना से लेखक ने गृह स्वामिनी से पूछकर गैस, कोयला, तेल आदि के साथ आलू, दिया सलाई, पीने का पानी तथा काम्पोज की गोलियों का इंतजाम किया। इनके साथ ही उसने बाढ़ आने पर छत पर जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित किया। तब वह बाढ़ का दृश्य देखने के लिए उत्सुक हो गया। तो ये था आपके पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट 2 है मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो देखिए, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका आंसर होगा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में सुना था कि वे अनपढ़ थी, लेकिन उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर उनसे अपनी इच्छा प्रकट की थी कि वे हमारी बेटी की शादी किसी देशभक्त क्रांतिवीर से, क्रांतिकारी से करवाएं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस भावना में देश की आज़ादी का पवित्र भाव था। जीवन भर पर्दे में रहकर अपनी बेटी की शादी के लिए पर पुरुष से बात करने की हिम्मत दिखाई। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और उनके मन में समाई स्वतंत्रता की भावना का सहज पता चलता है। लेखिका उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसका आंसर होगा, लेखिका की नानी यद्यपि अनपढ़, पर्दा करने वाली और परंपरागत जीवन जीने वाली थी और आज़ादी के आंदोलन में उनका सक्रिय योगदान नहीं था, तथापि वे आज़ादी का महत्व समझती थी। इसलिए वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही किसी नौजवान से ही करना चाहती थी। इसी कारण अपनी मृत्यु का आभास होने पर भी उन्होंने पति से अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाने का आग्रह किया। उनके आने पर लेखिका की नानी ने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप तय करेंगे। आप अपनी इस आज़ादी का सिपाही इसे आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिएगा। इस कारण उन्होंने एक ऐसे होनहार युवक से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था।
इस प्रकार लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्कसहित उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इस पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने के बजाय उसके साथ सहजता से ही व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुकर विरोध किया और न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर चलती नहीं, परिणाम स्वरूप समय आने पर वे मनवांछित कार्य कर सकी। इसी प्रकार लेखिका की मां ने चोर के साथ जो सस्ता का व्यवहार कर उससे उन्होंने अपनी पूरी मानसिकता को ही बदल दिया और वह चोरी छोड़कर खेती करने लगा। अतएव यह कथन सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सस्ता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को जो है उजागर करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इनके आंसर क्या है, थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं यहाँ पर इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। आप यहाँ से इनको आंसर को याद कर सकते हो या आपके किसी भी गाइड में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं इसलिए इनका आंसर भी क्या है, बड़ा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये कि रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक जो पार्ट है उसमें यहाँ पर क्या मेन जो है बातें बोली गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या आंसर है, माटी वाली सेमल तप्पड़ की ओर शहर के आखिरी छोर पर रहती थी। उसे शहर पहुंचने में 1 घंटा लगता था। इसी बीच माटा खान जाना, मिट्टी खोदना, कनस्तर में भरकर घर घर पहुंचाना उसका रोज का काम था। उसके पास कोई खेत नहीं था और माटी बेचकर ही वह अपना तथा अपने बूढ़े पति का पेट भरती थी। यहाँ से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा, उसे यही चिंता सताती रहती थी। इसलिए उसे अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी भूख मीठी की भोजन मीठा, क्या है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। देखिए यह एक कहावत है कि जब भूख लगी हो तो साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। अतः भोजन का स्वाद भूख में ही है, परंतु भूख न हो तो स्वादिष्ट भोजन में क्या है, बेस्वाद लगता है। ये आप सभी को पता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि माटी के कनस्तर की मजदूरी के रूप में जो रोटियां मिलती थी, माटी वाली उनका हिसाब लगाती थी। इस बात से कि उसकी गरीबी प्रकट होती है, वह ऐसा काम करती है जिससे जीवन निर्वाह मुश्किल से हो पाता है। मिट्टी खरीदने वाली महिलाएं उसे जो रोटियां देती, वह उनमें से कुछ रोटियां अपने बूढ़े अशक्त पति के लिए ले जाती और हिसाब लगाती कि वह कितनी रोटी खा पाएगा और मेरे पास कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब आदमी का संसार नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आज से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको जो है इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी बातें रही होंगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वो कौन सी बातें थी कि उस समय लेखक शमशेर बहादुर सिंह के पास कोई काम नहीं था। उनके घर के सदस्य ने अथवा किसी मित्र ने यह कह दिया होगा कि तुम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, कोई काम सीख लो, पेंटिंग में रुचि हो तो दिल्ली जाकर सीख लो। लेखक के हृदय पर इस बात का अत्यधिक प्रभाव पड़ा होगा, इसी कारण वह तुरंत ही दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए लेखक ने अंग्रेजी में कविता लिखी थी कि जिसे पढ़कर बच्चन जी ने लेखक के लिए एक नोट लिख छोड़ा था, जिसका आशय यह था कि यह जनभाषा नहीं है। इस बात पर लेखक को अफसोस हुआ होगा और वह हिंदी में लिखने लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक ने जब बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखक ने बच्चन के
व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उबारा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप देख सकते हो, ये यहाँ से थोड़ा बड़ा आंसर है इसका, ये इसका पूरा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो है हिंदी के भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है बना दिए हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हम आगे भी जो है अदर सब्जेक्ट के लिए भी जो है यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।